संगीता जी, हम एपिसोड शुरू करने से पहले एक बोल्ड क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपको। श्योर। लोग इस एपिसोड को क्यों देखना या सुनना चाहिए? मुझे लगता है कि सभी वो लोग जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं कि औरतों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, और जिन स्टीरियोटाइप से हमारी सोसाइटी घिरी हुई है, दबी हुई है, और जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं, उन्हें हमें तोड़ना है। जो इन लोगों इस चीज में बिलीव करते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, वो इस एपिसोड को जरूर देखना या सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक तरह से 3 डायमेंशन से इसमें इंसाइट्स ला सकती हूँ। क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं ऑलमोस्ट 30 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ। तो इन सभी रोल्स में मैंने डिफरेंट तरह की औरतों के साथ इंटरैक्ट किया है, उनके चैलेंजेस को समझा है, उनकी सिचुएशंस को समझा है। एंड जब मैं कहती हूँ कि डिफरेंट तरह की औरतें, तो उसका मतलब है एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, सोशल बैकग्राउंड हो। तो बहुत एक रिच एक्सपीरियंस मेरे पास है इन इंटरैक्शंस के कारण, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को इस एपिसोड को देखना या सुनना चाहिए। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुए हैं संगीता रिलान जी। और आज एक महत्वपूर्ण विषय बात करने वाले हैं हम, अबाउट हर, एम्पलीफाइंग वीमेन्स वॉइसेस फॉर चेंज। मतलब महिलाओं की आवाज को बदलाव के लिए उठाना। ये विषय के बारे में हम बात करने से पहले हमेशा का तरह हम पहले अपनी मेहमान संगीता जी के दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। सो संगीता जी, हम कुछ रैंडम वर्ड्स बोलेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तैयार हूँ। परफेक्ट। आपका स्पिरिट तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरा पहला शब्द फ्यूचर यानी भविष्य। फ्यूचर एक ऐसा मुकाम है जिसमें मुझे लगता है कि हम वो सारे अपने सपने, अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जो आज हम देख रहे हैं। और सपना सपना उस फ्यूचर तक जाने का। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। क्यूरोसिटी ऐसी उन चीजों की, उन सब चीजों की जो कि मेरी लाइफ आसान कर दें। चाहे मैं अपनी पॉडकास्ट को ऑटोमेट करूं या मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल को और अच्छा कर सकूं, मुझे उन सभी चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। और मेरे तरफ से दूसरा शब्द है कि धन, मनी। बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि बहुत सी जरूरतें हमारी मनी पैसे से पूरी होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही तो नहीं, वो सिर्फ एक जरूरत है जो बहुत जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन एक लिमिट तक ही चाहिए। उसके बाद लाइफ में बहुत सी और चीजें हैं जो पैसे से हम नहीं खरीद सकते। और मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। बहुत लंबी हो सकती है, और जैसे कि कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, तो जिंदगी लंबी है, बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़ने का नाम है। और आगे बढ़ते हुए जैसे कहते हैं कि अपना ग्रोथ और एवोल्यूशन, अपने आप को बेटर करते जाएं, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं और आगे बढ़ें। और अब मेरी बारी है संगीता जी आपसे कुछ शब्दों के रैंडम आंसर्स लेने की। और पहला जी। शब्द है इन्वेंशन, आविष्कार। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी लाइफ आसान कर देती है। और आप नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लीडरशिप है लोगों को अपने साथ लेके जाने। हम कहीं जाना चाहते हैं, किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हम अगर बजाय लोगों को डायरेक्ट करें, अगर हम उन्हें अपने साथ मिलाकर, जोड़कर, समझा कर ले जाएं, वो सच्चे मायने में लीडरशिप है। और आपने अभी बताया कि आप पढ़ाते हैं, बहुत लंबा समय हो गया आपको पढ़ाते हुए, तो आपका एक इंटेक जरूर होगा किताब, बुक के ऊपर। हाँ जी, बुक तो खैर ना सिर्फ मेरे पढ़ाने के लिए, अदरवाइज ऑल्सो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और किताबों के बिना मैं रह नहीं सकती। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पास एक किताब होती ही है, चाहे मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ या पार्लर जा रही हूँ या गाड़ी में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है किताब। उसके बाद एक अगली चीज जो हम पूछना चाहेंगे वो है सफलता, सक्सेस। सक्सेस हमें तब मिलता है जब हमारे सपने पूरे होते हैं। और लास्ट शब्द हमारी तरफ से इस रैपिड फायर राउंड का, एलियंस। मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक हम अपने आप में ये जो अर्थलिंग्स हैं
उन्हीं के साथ हम बहुत खुश हैं, हमें और लोग नहीं चाहिए। नाइस। अमेजिंग। और संगीता जी, आपका 30 साल का विजडम आपने 3 मिनट में आप पूरा हमें बताए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और एक रैपिड फायर राउंड है, और ओके। इसके पहले हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है, और थैंक हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। ठीक है, और हम चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच, आपका इंट्रोडक्शन हमारे टीजीवी कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। तो पर्सनली तो ऑफ कोर्स मैं, मेरे फादर जो एक आईएएस ऑफिसर थे, मेरी मदर एक एजुकेशनिस्ट, और वहीं से मुझे पढ़ने लिखने की बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। एंड मेरे एक बड़े भाई थे और मेरी एक बड़ी बहन है, तो मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। इसके बाद अब ऑफ कोर्स शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं। एंड प्रोफेशनली ऑफ कोर्स मैंने टीचिंग में, मैं 30 साल पहले आई थी। मैंने इनफैक्ट हमारी फैमिली में ही, आई थिंक ये जेनेटिक है, बिकॉज हमारे घर में मेरी सिस्टर मदर सब पढ़ाते थे, तो आई थिंक वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, तो मैं टीचिंग में आ गई। लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा कॉलेज जाने वाला था और मेरे हस्बैंड जो थे वो उनकी ट्रांसफर हो गई थी आउट ऑफ इंडिया, तो मेरा छोटा बेटा और मैं ही यहाँ रह गए थे, तो मेरे पास बहुत टाइम था, खाली वक्त। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड वो समझिए कि ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले की बात है। तो मेरे बड़े बेटे ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप लिखना शुरू करो, बिकॉज यू राइट वेरी वेल। तो मैं मैंने ये सोचा कि चलो मैं लिखती हूँ, लेकिन कैसे लिखूं, कौन उसको पब्लिश करेगा। आपको एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है इससे पहले कि लोग आपको सीरियसली लें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो वही जिज्ञासा, वही मतलब सब किसी ने तो इन्वेंट किया होगा, तो मैंने अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट शुरू की अबाउट हर। एंड इसमें मैंने पहले छोटी छोटी स्टोरीज जो कि बेस्ड थी अराउंड वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, बिकॉज तब तक मैं 25 साल तक पढ़ा चुकी थी, तो बहुत सारी स्टूडेंट्स के साथ, गर्ल स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था। उनकी समस्याएं मेरे सामने आई थी, बिकॉज मैं सिर्फ पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं उनकी लाइफ में भी बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, लाइक आई एम अ मेंटर, अ कोच। तो उनकी बहुत सारी चीजें, समस्याएं मुझे समझ में आई, अपनी जिंदगी की समस्याएं, फिर अपनी फ्रेंड्स की। तो मुझे लगा कि एक ऐसी सेफ स्पेस होनी चाहिए जहां औरतें अपनी सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सके। कई बार, एंड इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में तो कहा जाता है कि अपने घर की बात बाहर मत करो, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैसे सॉल्व करूं? उसको अंदर तो लेके नहीं रख सकती, कोई ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन तो होने नहीं वाला कि वो अपने आप सॉल्व होगी। तो मुझे लगा कि इस तरह से स्टोरीज लिखने से शायद कुछ इश्यूज को मैं एड्रेस कर सकूं। तो धीरे धीरे फिर मैंने इसको एक्सपैंड किया, और आज जो मेरी मैगजीन है अबाउट हर मैग, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें ना सिर्फ स्टोरीज, लेकिन वुमेन के लिए हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, रेसिपीज, ट्रैवल, बुक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बुक्स का बहुत शौक है, एंड इनफैक्ट इवन इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ वुमेन जो मेरे आसपास हैं। पहले मैंने इनके बारे में आर्टिकल लिखती थी, अब ऑफ कोर्स मेरी पॉडकास्ट है जिनमें मैं इन ऐसी औरतों से बात करती हूँ, और मुझे लगता है इंस्पिरेशनल स्टोरीज जब और औरतें सुनती हैं तो इंस्पायर होती हैं। क्योंकि एक चीज मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखी है कि मेनी टाइम्स औरतें फील करती हैं कि हम अपने बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें बहुत डाउट होता है कि वही हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है या सोसाइटी ऐसी है, तो हमें बहुत डाउट होता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। लेकिन अगर कोई और औरत वही चीज, वही एक्सपीरियंस रिलेट करे, तो हमें लगेगा कि हाँ, ये गलत नहीं है, अगर वो ऐसा कर रही है मैं भी कर सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो ये ठीक ही। तो ये इस तरह से मेरा जो अबाउट हर का प्लेटफॉर्म था वो बड़ा बना, और उसके साथ साथ ही मैंने बीच में मैं पढ़ाई में वापस चली गई, और पिछले 3 साल से मैं जेंडर डाइवर्सिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डॉक्टरेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऑल राउंडेड एक चीज हो जाएगी कि जिसमें मैं जेंडर डाइवर्सिटी को हर तरफ से समझ पाऊंगी। एंड देन अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी तो मेरी लोग बात सुनेंगे, क्रेडिबिलिटी होगी, एक मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आऊंगी। तो आई गेस, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैं लिखती भी हूँ, और मेरी पहली किताब इस साल के एंड में आएगी जो कि एक वुमन सेंट्रिक फिक्शन है। तो यही सब है मेरे बारे में। बहुत इम्प्रेसिव प्रोफाइल आपने बिल्ड चुके हैं आपने आपका। और आपको टेबल के उस तरफ बैठने में कैसे लग रहा आज? बिकॉज यू आर ए पॉडकास्टर, आप इंटरव्यूज बहुत करते हैं, मगर आज आप इंटरव्यू ही बन चुके हैं ना, ये कैसे लग रहा है एक्सपीरियंस? हाँ, पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन फिर क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कभी कभी दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। yes. आगे बढ़ते हैं, ठीक है संगीता जी। और आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? देखिए, गाइडिंग वॉइस अगर मैं एक्चुअली अपने अंदर देखूं तो सिर्फ एक नहीं है। एक तो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं बिलीव करती हूँ कि नॉलेज, अवेयरनेस, एक्सपोजर लाइफ में बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार हम बहुत सी चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें
पता नहीं होता कि वो चीजें हो सकती। एक बार जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है और उसके बाद हमें ये एम्पावरमेंट होती है, ये एबिलिटी होती है, ये मौका दिया जाता है कि हम उस नॉलेज को यूज कर सकते, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक गाइडिंग वॉइस ये है कि क्योंकि मैं इतनी डिफरेंट तरह की औरतों से मैं इंटरैक्ट करती हूँ, कर चुकी हूँ, तो उनके चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी स्टोरीज के बारे में मुझे काफी हद तक अवेयरनेस है। और अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर मैं किसी भी औरत का सपना पूरा करने में उसकी मदद कर सकूं, उसे मैं ये कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि तुम में वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है जो तुम्हें चाहिए, आई थिंक मैं बहुत बड़ा काम कर दूं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चीज है जो कि आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन मी। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन इसमें मेरी मदर थी, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली जब मैं सिर्फ 18 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी मदर ने किस तरह से क्योंकि तब लोगों को था कि भाई इसकी भी शादी कर दो, फादर नहीं है एंड ऑल दैट, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये एक चीज जो मेरे अंदर है, मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली लिटरेट कर सकूं। तो ये एक वॉइस है मेरे अंदर जो मुझे गाइड करती है, जो मुझे बताती है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज। अमेजिंग आपने बताया है, हमारे साथ शेयर किया है, बहुत अमेजिंग चल रहा है। तो निश्चित इस जो सफर रहा है आपका, ऐसी कौन सी 3 चीजें रही उसमें जो सबसे ऊपर है, जिनको आप क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सकते? आई थिंक सबसे पहली चीज है कि मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं करना क्या चाहती हूं, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, वो मुझे बहुत क्लैरिटी है। तो अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट है तो वो है। उसके साथ मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े, कितना भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं वो कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंटली करती हूँ, डेडिकेटेडली करती हूँ। मैं ये नहीं है कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नो। आई बिलीव कि जब एक बार आपका रास्ता आपके सामने है और कोई ऐसी हर्डल नहीं है जिसको कि आप हैंडल नहीं कर सकते, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आई फील कि मेहनत करने में और डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली मेहनत करने में कोई नहीं आपको रोक सकता। तो मैं इन 3 चीजों के बेसिस पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आपका वेबसाइट और आपका पॉडकास्ट का नाम अबाउट हर क्यों लगाए आप? इसका स्टोरी क्या है? बिकॉज इट इज अबाउट हर। तो कई बार मुझसे पूछा गया है कि जब आप बोलते हो अबाउट हर तो इज इट अगेंस्ट मेन? तो मैं कहती हूँ नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अबाउट हर की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर को बहुत टाइम तक अपनी आवाज उठाने का, अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए नहीं है कि अगर औरतें अपने सपने पूरा कर सकती हैं तो आदमी नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है तो जो नीचे है पहले उसको ऊपर लाएंगे ना। उसके लिए हमें जो करना है, चाहे वो अवेयरनेस है, अपॉर्चुनिटीज है या नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो भी है वो देना है तो वो देना है। तो इसलिए अबाउट हर का सफर मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इंटरेक्शंस डिफरेंट लड़कियों के साथ, औरतों के साथ मेरे रहे, तो मुझे लगा कि ऐसी एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया और आज तो इनफैक्ट मेरी मैगजीन ओपन है कि कोई भी औरत, इनफैक्ट नॉट ओनली औरत बट इवन मेन फॉर दैट मैटर, आप कुछ भी लिखना चाहें, आप पोएट हैं, आप स्टोरी लिखना चाहते हैं, बुक रिव्यू, ट्रैवल है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि आप में वो लिखने की एक क्षमता है, लेकिन कोई आपकी बात पब्लिश नहीं करेगा, कोई आपकी स्टोरी को पब्लिश नहीं करेगा, तो मैं करूंगी। तो दैट इज द थिंग कि अबाउट हर का मतलब ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि औरतों को जो इतनी सदियों से नहीं मिला, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं वो कर सकूं, दे सकूं। और संगीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उसकी वजह से हमारे नजरिए बनते हैं। तो आपकी निजी यात्रा ने, जो आपका एक पर्सनल जर्नी रहा है, उसने कैसे शेप किया है पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन सेंट्रिक नैरेटिव्स, इसको बनाने में, इसको एक आकार देने में? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी में जाऊं, और देखिए पर्सनल जर्नी शुरू होती है आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके माँ बाप ने आपको कैसे बड़ा किया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे एक बड़े भाई थे जो अब नहीं है और एक मेरी बड़ी बहन है, तो हम 3 बच्चे थे। एंड मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, इनफैक्ट अपने चाइल्डहुड में, कि हम तीनों में किसी किस्म का कोई फर्क था। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मौका, हर चीज में बराबरी थी। तो जब तक कि मैं बाहर दुनिया में, एक्चुअली स्कूल, देखिए स्कूल एक अलग चीज होती है, स्कूल में इतना समझ में नहीं आता, मैंने कभी ये सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि जेंडर इनइक्वालिटी कोई चीज होती है। एंड
इनफैक्ट मेरी बर्थ से पहले मेरी मदर जो थी वो, मैं अब 1950s की बात कर रही हूँ, कि वो शादी से पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था कॉलेज में। वो एक लुधियाना है पंजाब में एक शहर, वहां से पास करके अपनी एजुकेशन खत्म करके वो एक और शहर में गई, संगरूर, जहां वो एक एज अ पेइंग गेस्ट रहती रही और उन्होंने एक कॉलेज में वहां पढ़ाती। शादी होने के बाद भी फॉर ऑलमोस्ट 10 years उन्होंने अपना करियर जो है छोड़ा नहीं। एंड इनफैक्ट उनकी जो मदर, मेरी नानी थी, उन्होंने मेरे भाई और बहन को हेल्प किया। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स उनको लगा कि नहीं, मैं अपनी मदर पे इतना बर्डन नहीं डाल सकती हूँ। तो मैं ऐसी एक बैकग्राउंड से आती, जहां कि मैंने हमेशा देखा कि मेरे फादर मेरी मदर के लिए हमेशा उनको हर चीज में कोऑपरेट करते थे। इनफैक्ट सुबह की चाय भी वही बनाया करते थे, कि उसके बाद ठीक है जब कोई आ गया घर में हेल्प तो बात अलग है, लेकिन सुबह सुबह जब वो उठते थे तो वही चाय बना। तो ये एक चीज थी जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन ऑफ कोर्स जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हर जगह ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट मोस्ट जगह ऐसे नहीं होता है। मोस्ट जगह आपको लगता है कि भाई औरत है तो औरत पे कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, एंड सडनली ऑफ कोर्स घर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, वो सब हुआ। फिर मेरे बेटे हुए तो अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को जगल करना, वो सब मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने किया। फिर जब मेरे हस्बैंड बाहर चले गए तो दुनिया की बातें सुनना कि भाई तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ती हो, तुम ऐसा क्या कमा लेती हो। तो ये सब चीजें मैंने फेस की और मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मुझे लगता था कि ये इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरत के काम को, औरत के राइट्स को इक्वालिटी नहीं दी गई। तो आई थिंक ये सब चीजें जो है ये मिलकर आई थिंक एक ऐसे पॉइंट पे आ गई जहां मुझे लगा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पे हम एटलीस्ट अवेयरनेस तो बढ़ाएं कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और ये चीज मैं कम्युनिकेट कर। की राय में एक कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव क्षेत्रों में आज महिलाओं किन सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर? देखिए, अगर चैलेंजेस की हम बात करें तो ठीक है, कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योरियल में मैं बाद में आऊंगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है सेफ्टी सिक्योरिटी। औरतें सेफ है हमारी कंट्री में? नहीं है। मैं अगर रात को घर से बाहर निकलना चाहूं तो नहीं निकल सकती। अगर निकलती हूँ तो प्रिकॉशन लो अपना। अगर कैब में हूं तो उसका लोकेशन शेयर करूं, या अगर मैं ड्राइवर है तो ड्राइवर के साथ जाऊं, और अगर अवॉइड कर सकूं तो अवॉइड कर। मर्दों को तो ये नहीं करना पड़ता, राइट? मैं किस किस्म के कपड़े पहनती हूँ उस पे क्वेश्चन है। तो ये बेसिक राइट्स हैं जो औरतों को नहीं मिलते, राइट? फिर मैं अपनी जिंदगी में अगर मैं काम करना चाहती हूँ शादी के बाद, वो भी आजकल तो खैर थोड़ा बदल रहा है, लेकिन फिर भी पेस ऑफ चेंज मुझे लगता है अभी भी स्लो है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शादी के बाद आती है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाइए, अगर किसी की शादी होने वाली है तो जैसे ही वो लड़की बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, एक डिफरेंस आ जाता है ये सोचने में कि अरे ये अब काम करेगी या नहीं करेगी। आदमियों को तो कोई ऐसे नहीं पूछता, आदमियों के बारे में तो किसी को डाउट नहीं होता, एंड ऑटोमेटिकली उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है औरतों के वो कम कर दिए जाते, राइट? फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज जो मैं अपनी इसमें डॉक्टरेट में भी देख रही हूँ, जो जेंडर पे गैप है। सेम काम के लिए हम जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। क्यों? ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, हर तरह से गलत है, लेकिन हम करते हैं। फिर मैंने कई अपनी एंटरप्रेन्योरियल फ्रेंड्स से बात की है, इनफैक्ट मेरे पॉडकास्ट पे भी आई हैं। उन्होंने बताया कि जैसे एक आदमी और एक औरत ने बिजनेस शुरू किया, राइट? वो किसी के पास गए, कुछ भी आ गए, कोई कोलैबोरेशन या कोई भी बात करने के लिए, ऑटोमेटिकली जो थर्ड पार्टी है वो समझेगी कि फाइनेंस और पैसे की समझ आदमी को ही ज्यादा होगी। क्यों? ये कहाँ लिखा है? लेकिन ये हमारा एक प्रेजुडिस है, ये हमारे मन में एक बिलीफ है। एंड हो सकता है कि वो औरत बेटर हो, फाइनेंशियली ज्यादा सावी हो, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक आदमी है, वो एक मर्द है, तो उसको पैसे के बारे में ज्यादा समझ है। तो आई थिंक ऐसी, ऑफ कोर्स मैं सारे चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स नहीं सोच पा रही, लेकिन ऐसी ये चीजें हैं जो टॉप ऑफ द माइंड है कि ये हमें आज भी फेस करनी पड़ती है। तो आपने जब चैलेंजेस की बात कर ही दी है, तो एक कोई ऐसा चैलेंज या बैरियर जो आपने विटनेस किया हो फर्स्ट हैंड और उसको कैसे एड्रेस किया गया, अगर आप कोई एक हमारे साथ शेयर करना चाहें। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो मैंने आपसे पहले भी जिसके बारे में बात की थी कि जब मेरे हस्बैंड बाहर गए, तो जैसे मेरा बड़ा बेटा कॉलेज चला गया और छोटा मेरे साथ था, तो मुझे कितने लोग कहते थे कि क्योंकि उनकी ओवरसीज था, वो ही हैड मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, कि तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़, तुम एक यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़ाती हो, तुम क्या कमा लेती हो। अब बात यहाँ ये नहीं थी कि मैं क्या कमा रही हूँ या क्या नहीं कमा रही हूँ, पहली बात तो उनको ये पता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ,
तो मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अगर ये उल्टा होता तो क्या मेरे हस्बैंड को कोई बोलता जॉब छोड़ने के लिए? नहीं। तो ये मैंने इनफैक्ट 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार उनकी इंडिया में कहीं वो गए थे बाहर और एक बार ओवरसीज। तो पहले तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे ये बातें मतलब आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट। लेकिन फिर मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया। मैंने कहा पहली बात तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में मेरी क्या पोजीशन है, कितनी मेहनत करके पढ़ाई करके मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ, और मेरे हस्बैंड की तो प्राइवेट जॉब है, कल को वो छोड़ के वापस आ जाएंगे, मुझे तो ये जॉब दोबारा नहीं मिलेगी, तो मैं क्यों छोड़। मैंने उनसे यही सवाल किया कि आपकी वाइफ बाहर जाना चाहती थी तो आपने उसको नहीं जाने दिया, आपने क्यों नहीं अपनी जॉब छोड़ी? तो वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में। शायद ये समझाने के तरीके हमें समझने पड़ेंगे सो दैट हम दूसरों को बेहतर समझा सकें। आई थिंक वो एक्सपीरियंस से आता है, बिकॉज देखो सीख के तो कोई नहीं आता, लेकिन इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो लोगों को आइडियाज आ जाते हैं ना। क्योंकि आई थिंक हर इंसान रीजनेबली इंटेलिजेंट, रीजनेबली रैशनल है। अगर अवेयरनेस होगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो सब कर ले। सही है, वो अवेयरनेस तो हम गाइडिंग वॉइस और अबाउट हर पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म से हम स्प्रेड कर रहे हैं, राइट? राइट। अमेजिंग। और संगीता जी, आजकल तो मेंटल हेल्थ के ऊपर पीपल आर ओवरलुकिंग दैट, तो बहुत इग्नोर कर रहे हैं, राइट? इसलिए हम आपसे एक पूछना चाहते हैं, आपके पैशन को आगे बढ़ाते हुए मानसिक स्वास्थ्य यानी ये मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए आप कौन कौन से व्यक्तिगत तरीके अपनाती है, या कोई कहानी साझा कर सकती है क्या? देखिए, आई फील कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो तब होते हैं जब हमें अनड्यू स्ट्रेस, टेंशन हमारे मन में रहता है, कोई प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा, राइट? तो अब वही बात है, हम कोई मैजिशियन तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसका खुद ही सोल्यूशन ढूंढ ले। तो मैंने अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स एक तो ये है कि मुझे लगता है कि शेयरिंग से, दूसरों से बात करने से बहुत फर्क। तो सबसे पहली यही बात है कि मुझे कभी भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है तो चाहे मेरे बच्चे हो, मेरी सिस्टर हो, मेरी कोई क्लोज फ्रेंड हो, मैंने शेयर किया है। उसके बाद हर चीज अगेन आप शेयर नहीं कर सकते, तो लिखना, राइटिंग, ये एक मेरा बहुत बड़ा एक हाउ शुड आई से एक टूल है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं लिखती हूँ, चाहे मैं किसी और के बारे में लिख रही हूँ, लेकिन मैं अपनी थॉट्स को वर्ड्स में डाल रही हूँ, तो वो ट्रांसलेट हो रहा है। एंड जो एक मेरे मन में एक लोड है मेंटली, जो मैं फटीग्ड या स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ, वो स्ट्रेस मेरा कम। तो आई फील कि ये सब चीजें जो है ये मैं करती हूँ। उसके साथ साथ जो मैं काम कर रही हूँ, बहुत पैशनेट हूँ उसके बारे में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस काम से मैं कभी ब्रेक ना लूं। उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी किसी से बात ना करूं। तो जैसे अपना एक्सरसाइज रूटीन है, या लिसनिंग टू म्यूजिक, या रीडिंग, कुछ भी है, ब्रेक लो। क्योंकि मैंने देखा है कि ब्रेक के बाद यू कम बैक रिफ्रेश्ड, राइट? एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सालों के बाद मैंने ये सीखा है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत टाइम तक मैं ये सोचती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बच्चे भी देख सकती हूँ, घर भी चला सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ, एंटरटेन भी कर सकती हूँ। लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, विद एज, इवन अदरवाइज हमारी एक लिमिट है। लेकिन औरतों की एक प्रॉब्लम होती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो नहीं, कोई सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं। जो नहीं कर सकते, पहले खुद को ये बताओ कि ये नहीं हो सकता, फिर कम्युनिकेट करो। क्योंकि कोई माइंड रीडर तो है नहीं, किसी को सपना तो आएगा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिकेट करो और डेलीगेट करो। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्प रखो, कुछ भी रखो, जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो सब कुछ अपने ऊपर लेकर अपने आप को स्ट्रेस आउट करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको शेयर करो, उसके बारे में बात करो। जरूरत हो तो आजकल थेरेपिस्ट, काउंसलर, इनफैक्ट मैं खुद भी एक काउंसलर के पास गई थी बिकॉज आई हैड सम इश्यूज, तो जाओ, इट्स ओके। जब फिजिकल एलिमेंट होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्योंकि अगर सर में दर्द है तो अभी हो रहा है, तो उसका इलाज अभी चाहिए। मेंटली जब प्रॉब्लम होती है, उसका रेपरकशन कुछ समय बाद पता चलेगा। तो इससे पहले कि आप उस समय तक आ जाएं, आई फील उससे पहले ही डील कर लिया। और वो तो अभी बिल्कुल। तक टैबू टॉपिक है, मेंटल हेल्थ। पीपल थिंक आज इसीलिए फिर हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हो तो मेंटल को भी दो। फिजिकल पेट में दर्द है, आज तकलीफ हो रही है, मेंटल वही पेट का दर्द बहुत बड़ा दर्द बन जाएगा, जो कि कुछ सालों के बाद सामने आएगा। तो आज ही उसको निप इट इन द बड। और आपने जो सुनने की बात करी, हमने अभी कुछ समय पहले ही आपको एक शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। हमने प्रफुल्ल परमार करके हमारे गेस्ट रहे हैं, और ही प्लेज एज अ लिसनर मैन। अहमदाबाद में ही एक जगह है रिवर फ्रंट,
और वहां पर वो एवरी संडे ही स्टैंड देयर विद द प्लैकार्ड एंड हिज फ्रेंड्स होल्डिंग द प्लैकार्ड कि तुम कहो मैं सुनूं. हाउ लवली. एंड ही हैज स्टार्टेड दिस पूरा जो उन्होंने वेंचर स्टार्ट किया है इस चीज को सिर्फ इस बात की इंस्पिरेशन से कि वो चाहते हैं कि लोग आए उन्हें और अपनी बात कहें और वो सुने. क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आजकल बोलना हर कोई चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता. तो Yes. इसलिए ही वांट्स टू गिव ईयर टू पीपल. और बहुत अच्छा रहा उनके साथ वो एपिसोड और बहुत उन्होंने अपनी साझा करी हमारे साथ में कि किस तरीके से लोग आकर के वाकई में उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट फील करते हैं वो. शायद आप भी वही काम कर रहे हैं, उस चीज को अवेयरनेस क्रिएट करके अबाउट हर में बात करके. तो ऑल टुगेदर इट इज मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा हम इनिशिएटिव बोलेंगे जिसको वो है. और आगे बात करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं कि हमने एक्शनेबल स्टेप्स ऐसे कौन से एक इंडिविजुअल जो है वो ले सकता है जो कि कंट्रीब्यूट करे एक इक्विटेबल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन बनाने के. देखिए, जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं मेरे ख्याल से ये कई तरह से और कई तरफ से लिए जा सकते हैं. सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बात की थी अपब्रिंगिंग, हम शुरू से ही ये एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं जब हम पिंक और ब्लू की बात करते हैं. राइट, वहीं से शुरू होता है. उसके बाद डॉल्स एंड एक्शन फिगर्स. उसके बाद घर के काम लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे. उसके बाद लड़के को अगर चोट लगेगी तो तुम रोओगे नहीं क्योंकि तुम लड़के हो, तो लड़के रोते नहीं हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब पढ़ाई की बात आती है तो मैथ्स है या फिर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तुम क्या करोगी पढ़ के? तुमने तो शादी करनी है, किसी का घर बसाना है. तो ये सब चीजें जो हम अब बच्चों को जब रेज करते हैं और उनके मन में डालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आई थिंक यही है कि माँ बाप को ये चीजें करनी नहीं चाहिए. अगर कोई बच्चा नेचुरली डॉल की तरफ जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जाने. अगर कोई लड़का चोट लगती है तो एक इमोशन है, उसको चोट लगी है, उसको दर्द हो रही है, उसको रोने दो. हम क्यों रोकते हैं? जिसको जो करना है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. अगर मेरे में मैथ्स पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो मुझे पढ़ने दो, मेरे भाई में नहीं है तो इट्स ओके. तो ये यहाँ से शुरू होता है. अब ये तो हो गया कि चलो ये बच्चे हैं, हम इनके साथ डील करेंगे. तो आज से 5 साल 10 साल बाद जब ये बड़े होंगे, 20 साल बाद सोसाइटी में आएंगे, तो हो सकता है जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम ना. लेकिन उन बच्चों का क्या करें जो कि ऐसी अपब्रिंगिंग से गुजर के अब बड़े बन गए हैं? वो तो ये बिलीव करते हैं. लेकिन वहां मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोग अब आज जो मेन हैं, जो मेल हैं, आपके पास भी एक रैशनल सेंसिबल माइंड है. जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको पता है हम गलत कर. अगर आप किसी औरत को दबा रहे हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो आपको पता है. तो जब आपको ये पता है तो फिर आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? मत करो. और इसलिए कि अब लोग नहीं रुकेंगे, नहीं मानेंगे, तो इसलिए जो हमारे लॉज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको ऐसे लेजिस्लेशन पास करना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट बोर्ड में इनफ नंबर ऑफ विमेन हो उसके लिए, या ऐसी पनिशमेंट हो, कोई डेटरेंट हो उन मर्दों के लिए जो औरतों के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उनको उस तरह से रोका जाए. तो ये एक ऑल इंक्लूसिव है. हम ये एक चीज नहीं कर सकते, हमें सब कुछ एक साथ करना है. तो जाके ये सिचुएशन इंप्रूव होगी. क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करो, जिन्हें नहीं समझ में आती है उनको समझाओ, प्यार से या मार से. द चॉइस इज योर्स. तो मुझे यही लगता है. सुपर्ब. और आपने बहुत महत्वपूर्ण जवाब दी इसका. और अब तक तो बहुत शानदार कॉन्वर्सेशन चल रही है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने का. इट जी. मींस Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. we are going to kick off the second rapid fire round. अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे. जी. ठीक है. मेरे तरफ से पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उसके ऊपर? आई थिंक मैं लिखना चाहूंगी कि empowered women empower women. ब्यूटीफुल. लव इट. एक थोड़ा सा चटपटा सा सवाल आपकी तरफ कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? Oh, without fail, Richard Gere.
ओह! बहुत साल पहले मैं उनको एक फ्लाइट में मिली थी एंड मतलब हो गए ऑलमोस्ट आई थिंक 5-10 साल तो हो ही गए हैं। सो ही इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। मैंने उनकी कोई मूवी कभी मिस नहीं की है। अभी भी ही इज़ 75 बट आई आई स्टिल लाइक द वे ही एक्ट्स एंड लाइक द वे ही इज़। सो विदाउट एनी डाउट। ग्रेट। स्पॉट ऑन रिस्पॉन्स आपने ने। और यस। वो एक चीज जो समाज महिलाओं के बारे में गलत समझता है। कि औरतों में मर्दों से कैपेबिलिटी या एम्बिशन कम है, ऐसा नहीं है। मौका तो दो। अगर आपको एक दिन के लिए एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसको सभी को मानना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? आई थिंक हम ना एक ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जो कि बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हर किसी को स्पेशली सोशल मीडिया में देख के ये भी चाहिए, यहाँ भी जाना है, ये भी करना है। तो आई थिंक मैं एक ऐसा रूल बनाना चाहूंगी कि एक दिन के लिए आपको हर किसी को कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप किसी और के लिए कुछ कर, चाहे आप पैसे से मदद कर रहे हैं या कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की बात ही सुन रहे हैं, बट समथिंग जो किसी और के लिए है और आपको उससे कोई फायदा नहीं। सबको एक दिन ये करना पड़ेगा। आपको अगर किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुन? देखिए, पहली बात तो मैं हीरोइन ही बनूंगी, हीरो तो मुझे नहीं बनना। ठीक है। और क्योंकि मुझे लगता है कि एक हीरोइन बहुत कुछ कर सकती है जो हीरो नहीं कर सकता। तो कुछ साल पहले एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की, जिसमें पीकू शी प्लेड हिज डॉटर। तो मुझे वो रोल किरदार बहुत अच्छा लगा कि देखिए, एक तरफ ऑफ कोर्स वो अपनी लाइफ मैनेज कर रही है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, वो कर रही है, और उसके साथ उसका रिलेशनशिप अपने फादर के साथ एक लव हेट वाला रिलेशनशिप की इरिटेट भी होती है, गुस्सा भी होती है, लेकिन ध्यान भी रख रही है, विच इज एक्चुअली दिस इज व्हाट अ वुमन इज। अंदर से हम सब सॉफ्ट होते हैं और अपने जो हमारे क्लोज होते हैं, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसने इस मूवी में यही दिखाया है। आई वुड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर। ट्रू, एंड दैट इज माय फेवरेट। और उस पिक्चर में शायद कुछ केमिस्ट्री अलग ही थी, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ में है, एंड इवन द रोल प्लेड बाय इरफान खान, लेट इरफान Yes. खान। Beautiful movie and beautiful characterizations of, the play of characters, I'll say. मैंने इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले दोबारा देखी है। बिल्कुल, it's worth watching every time. यस और यस एब्सोल्युटली। लास्ट सवाल हम आपसे एक पूछना चाहेंगे, वो ये कि कोई एक ऐसा आधुनिक या मॉडर्न गैजेट, यंत्र जो आप देखना चाहेंगे इन्वेंट होता हुआ, या शायद खुद इन्वेंट करना चाहें? देखिए, खुद तो मैं शायद नहीं इन्वेंट कर सकती हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसा कोई अभी ऐसा कोई है नहीं डिवाइस जिससे कि हम उसको अपनी रिस्ट पे पहने और वो हमारी मेंटल हेल्थ का स्टेटस बता दे, राइट? तो जैसे एप्पल वॉच से फिजिकल पता चलता है, कितने स्टेप्स, हार्ट बीट, ये वो। तो मे बी एक हाथ में हम वो पहने और एक हाथ में मेंटल हेल्थ के लिए, या एक ही डिवाइस में दोनों चीजें हो जाए, तो समथिंग लाइक दैट। सुपर। Looking forward to it. बहुत क्रिएटिव जवाब दिया आपने। और ये शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड के बाद में हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? सी मेरे व्हेन आई एम लुकिंग एट यंगस्टर्स, ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी ड्रीम्स होनी चाहिए, लाइफ में पर्पस होना चाहिए, सपने देखो और सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत है वो करो, ठीक है? और जो भी आप कर रहे हो उसके लिए अकाउंटेबल भी हो, आंसरेबल भी हो। लेकिन इसमें मैं एक और चीज स्पेशली लड़कियों के लिए ऐड करना चाहूंगी। एजुकेशन आपको मिल रही है, एंड इनफैक्ट एजुकेशन अब इवन हम अगर गाँव में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, तो लड़कियां एजुकेशन की तरफ जा ही रही। बट आई फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है लड़कियों के। एंड ये मैंने देखा है कि स्पेशली अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास में बहुत कम है। मिडिल क्लास में ये आ चुकी है, औरतों को, पेरेंट्स को, हस्बैंड्स को, सबको ही समझ में आता है। लेकिन आई थिंक ऑल अक्रॉस औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ए, और बी फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से क्या होता है, आपको चॉइसेस मिलती है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। मुझे इन पैसों से एक प्लेन खरीदना है, मुझे एक साड़ी खरीदनी है, मुझे अपने फादर को देने, ये आपकी अपनी चॉइस। आपके फादर, ब्रदर, हस्बैंड कितने भी अच्छे हो, आप अपनी जो जिंदगी की बागडोर है उनके हाथ में दे रही हैं अगर आप उनसे पैसे मांग। तो ये किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने पैसे को बढ़ाएं, अपनी वेल्थ बनाएं। पता कीजिए कि आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, शेयर मार्केट है, क्या है जो आपको ठीक लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे को बढ़ाएं। आई थिंक ये हर लड़की के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। एंड आई थिंक ये स्कूल्स में तो एक सब्जेक्ट ही बना देना चाहिए कि व्हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
should be adopted by every girl. You see, मर्द तो करते ही हैं, you know, for a male it's a given कि आप बनोगे financially independent, काम करोगे. औरतों के लिए अभी भी नहीं. तो I think ये होना चाहिए. And this is what I would like to tell. सुपर. मैं आपके विचार से 100% सहमत करता हूँ. मैं इनफैक्ट आई कीप टेलिंग द सेम थिंग. मैं जब भी यंग लड़कियों से मिलता हूँ, आई टेल देम फर्स्ट स्टडी एंड देन बी फोकस ऑन दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग कैन सरपास दैट. हाँ, एब्सोल्युटली. और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड इट डिड नॉट फील लाइक वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इतना अच्छा लगा कि और आपका और संगीता जी, आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा. इनफैक्ट आई लव्ड इंटरैक्टिंग और मुझे आपके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे एंड स्पेशली द रैपिड फायर राउंड. यू नो, उससे क्या होता है, मोनोटनी भी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज वो बड़ा यू नो ऐसे लगता है कि जैसे स्पीच दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो बीच में, अब मैं टीचर हूँ, मैं समझ सकती हूँ ना कि मैं अपनी क्लास में भी बीच बीच में कुछ ना कुछ यू नो ब्रेक देती हूँ कि चाहे चलो कोई जोक सुना दिया या कोई और बात कर ली. तो आई थिंक रैपिड फायर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेरी अपनी पॉडकास्ट में भी होता है, बिकॉज आई जस्ट फील कि ठीक है, एक मेन सीरियस इशू है, तो हमेशा सीरियस तो नहीं रह सकते ना. राइट. और हम दोनों के बीच में दो कॉमन पॉइंट है. इवन आई एम ऑल्सो फैकल्टी एट बिट्स पिलानी, और गेस्ट फैकल्टी, नॉट अ फुल टाइम. मुझे कॉर्पोरेट जॉब है और मैं भी पॉडकास्टर हूँ. सो एंड मोस्ट ऑफ द थॉट्स मैं रेजोनेट करता हूँ. आप जो भी बताइए, आप I'm so glad. लवली कन्वर्सेशन. Thank you. ऑलराइट, सो या गो अहेड. आखिरी के भाग से पहले संगीता जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आखिरी के भाग से पहले अब सभी से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए. और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए. उन्हें भी इससे जरूर कोई फायदा होगा या उन्हें भी कोई टिप्पणी जरूर पसंद आई. और अब आ गए हैं हम अपने ट्रिविया सेगमेंट पे, और जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं. आइए सुनते हैं उसके बारे में. तो सबसे पहला सामान्य ज्ञान ट्रिविया में आ रहा है कि पहली महिला अधिकार सम्मेलन में पुरुषों ने भी हिस्सा लिया. आइए इसके बारे में और जानते. 1848 में सेनेका फॉल्स सम्मेलन, जिसे महिला अधिकार आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर आयोजित किया. इसे एलिजाबेथ कैडी स्टैटन और ल्यूक्रेशिया मार्ट ने शुरू किया था. लेकिन फ्रेडरिक डगलस जैसे पुरुष, जो एक पूर्व गुलाम और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी. डगलस ने महिलाओं के वोटिंग अधिकार का खुलकर समर्थन किया, जो उस समय बहुत बड़ी बात माना गया. अमेजिंग. और दूसरा सामान्य ज्ञान या कम ज्ञात तथ्य मेरे तरफ से है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन सी देश ने दिया. लोग सोचते हैं कि महिलाओं को वोटिंग अधिकार सबसे पहले अमेरिका या यूके में मिला होगा, मगर अगर फैक्ट ये है कि 1893 में न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया. ये सफलता केट रोपर्ट के नेतृत्व में हुआ है. ये सफलता केट रोपर्ट के नेतृत्व में हुए कई सालों के प्रयासों का नतीजा थी, और उनकी मेहनत ने दुनिया भर में महिलाओं को आंदोलन को प्रेरित किया. ये तथ्य दिखाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कितना अनोखा और व्यापक रहा है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आज के लिए एपिसोड और ये सामान्य ज्ञान भी यही पर समाप्त करते हैं. और दोस्तों, आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस हैं, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हो, हमें जरूर ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com. और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर. यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद. सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. जब तक टेक केयर, लव यू ऑल एंड नमस्ते. नमस्ते.